नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वानी क्लासेस में। MCQ प्रैक्टिस सीरीज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स की। ऑलरेडी हम 4 पार्ट्स में 8 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 11th क्लास के नेक्स्ट 2 चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, जो है हमारा बायोमॉलिक्यूल्स 9th चैप्टर एंड 10th चैप्टर, जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक भी, तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे इसके और भी पार्ट्स आएंगे और ये वीडियो आपके TGT के लिए भी हेल्पफुल है, आपके टेट के लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, शुरू करेंगे हमारा आज का सेशन हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, बायोमॉलिक्यूल्स के पहले क्वेश्चन के साथ, जो है ओके, which pair of nitrogen bases is wrongly matched। ओके, wrongly matched हमें यहाँ से ढूंढना है कौन सा नाइट्रोजन बेस है जो wrong मैच किया गया है प्यूरिन्स और पिरिमिडिन के केस में। ओके, ग्वानिन एडिनाइन है जो प्यूरिन्स हैं क्या, थाइमिन यूरेसिल है, पायरिमिडिन्स हैं क्या, एडिनाइन थाइमिन है क्या, प्यूरिन्स हैं, यूरेसिल साइटोसिन है क्या, पायरिमिडिन्स है। ओके, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि प्यूरिन्स कौन कौन से हैं। ओके, प्यूरिन्स कौन कौन से हैं, तो दो हमारे पास प्यूरिन्स हैं, एडिनाइन एंड ग्वानिन, ये दो है हमारे पास प्यूरिन्स। ठीक है, फिर हमारे पास पिरिमिडिन्स कौन कौन से हैं, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल। यहाँ से लर्न कर लेना कौन से प्यूरिन कौन से पिरिमिडिन्स हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले प्यूरिन बताए गए हैं एडिनाइन और ग्वानिन, तो ये तो ठीक हो गया, तो ये तो सही मैच है। फिर पिरिमिडिन है हमारे पास, कौन कौन से दिए हैं इन्होंने, थाइमिन और यूरेसिल, तो ये भी सही हो गया क्योंकि थाइमिन और यूरेसिल दोनों ही पिरिमिडिन्स हैं। देन प्यूरिन्स, थाइमिन और एडिनाइन, तो एडिनाइन तो हमारा प्यूरिन है बट थाइमिन हमारा प्यूरिन नहीं है, तो ये यहाँ से गलत हो गया। फिर पिरिमिडीन में साइटोसिन और यूरेसिल, तो ये तो दोनों ही पिरामिडीन्स हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ से हमारा सही हो जाता है क्योंकि ये रोंग मैच है। एडिनाइन के साथ थाइमीन जो है वो प्यूरिन नहीं है, ग्वानिन प्यूरिन है, तो ऑप्शन सी यहाँ से हमारा सही हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है, इंसुलिन है, कोलेजन है, ट्रिप्सिन है या फिर हीमोग्लोबिन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था किस एग्जाम में, आई थिंक TGT में पूछा गया था कि अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है एनिमल वर्ल्ड में, तो ये है हमारी कोलेजन प्रोटीन। कौन सी, कोलेजन प्रोटीन, ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन कंटेन्स नॉन रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात की गई है। ग्रेप्स हैं, टेबल शुगर है, मदर्स मिल्क है, जर्मिनेटिंग बार्ले ग्रीन्स, इनमें से किसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर पाई जाती है। ऐसा करते पहले डिफरेंस समझ लेंगे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में। ठीक है, फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, साथ में हम एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के। ओके, तो रिड्यूसिंग शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्योंकि शुगर हैं तो दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो रिड्यूसिंग शुगर हैं ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करती हैं, क्योंकि इनमें फ्री एल्डिहाइड एंड फ्री कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, जिस वजह से ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करती हैं, बट इनमें ऐसा कोई भी फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होता, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करते, इसलिए इन्हें नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहा जाता है। अब जितने भी हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं और कुछ डाइसेक्राइड्स हैं, ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। और नॉन रिड्यूसिंग में कुछ डाइसेक्राइड आए, क्योंकि कुछ डाइसेक्राइड यहाँ आ गए, कुछ डाइसेक्राइड यहाँ आ गए, और जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हैं, जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हैं जैसे हमारा स्टार्च वगैरह है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। अब एग्जाम्पल देख लेंगे। सबसे पहले रिड्यूसिंग शुगर जो है हमारी
ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, जाइलोज और मैनोज, ये सारी हैं हमारी रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन कौन सी हैं? सुक्रोज, जहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है बहुत बार, सुक्रोज और रेफिनोज, ये है हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर जिनमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं पाया जाता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनमें से किसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है? तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमने पढ़ी कौन सी? सुक्रोज। इनमें से सुक्रोज किसमें पाई जाएगी? क्या ग्रेप्स में होगी? नहीं, ग्रेप्स में तो नहीं होगी। टेबल शुगर, यस, इसमें पाई जाएगी सुक्रोज। ठीक है, जो चीनी होती है उसमें सुक्रोज होती है, जो हमारे गन्ने से आती है। ठीक है, मदर मिल्क में तो नहीं होगा, जर्मिनेटिंग बार्ली सीड्स में भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाता है। अगर आपको ऑप्शन में दिया गया हो सुक्रोज, ठीक है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अगर किसी एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया है, जैसे आपको गन्ना दे दिया है ना, टेबल शुगर दे दिया है, तो वो सही हो जाएगा यहाँ से। क्लियर होगी बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। प्रोटीन्स विच हेल्प अदर प्रोटीन्स टू फोल्ड प्रॉपरली आर कॉल्ड। ऐसी प्रोटीन जो दूसरी प्रोटीन को फोल्ड होने में मदद करती हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? चैपरोन्स बोलेंगे, एक्टिन्स बोलेंगे, पोरिन्स या फिर सिंथेसिस बोलेंगे। तो इस तरह की प्रोटीन्स जो फोल्ड होने में मदद करती हैं उन्हें हम बोलते हैं चैपरोन्स। ठीक है, उनको हम बोलते हैं चैपरोन्स। ऑप्शन ए यहाँ से सही हो गया। और ये प्रोटीन सॉर्टिंग में फिर आगे मदद करती हैं। ठीक होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक एमिनो एसिड इज। ओके, कौन सा बेसिक एमिनो एसिड है? ग्लूटामिक एसिड है, लाइसिन है, वेलिन है या फिर टाइरोसिन है। अब देखो, हमारे जो एमिनो एसिड्स हैं वो भी अलग अलग तरह के हैं। जैसे नाम है अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो मतलब कि NH2 ग्रुप और एसिड मतलब कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप लगे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अमीनो एसिड। एक सबसे सिंपल अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, जिसका मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, जो है ठीक है, ये है हमारा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, क्योंकि इसमें 2 पोजीशन पर H ग्रुप लगा है इसलिए सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। बाकी कोई और अमीनो एसिड होगा वहाँ पर इस पोजीशन पे कई जगह पे CH3 होगा या फिर कोई दूसरा ग्रुप होगा, तो वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड नहीं है। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। अब देखो, यहाँ पे बात हुई है बेसिक अमीनो एसिड की। तो बेसिक अमीनो एसिड उस तरह का एसिड होगा जिसमें एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होगा, जिसमें एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होगा। और वो अमीनो एसिड कौन है? एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप। ओके, अब उन अमीनो एसिड्स के नाम क्या क्या हैं जो बेसिक अमीनो एसिड हैं? लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, ये हैं हमारे बेसिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड्स। अगर हम बात करें एसिडिक अमीनो एसिड्स की, ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड भी देख लेते हैं क्योंकि बेसिक तो हमने देख लिए। ये है हमारा ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, और एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में या फिर यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है एसिडिक अमीनो एसिड, तो ये 2 ऑप्शंस होते हैं, तो आप इन दोनों को टिक करेंगे। ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, ये दोनों हैं हमारे एसिडिक अमीनो एसिड। और बेसिक हमने पढ़ लिए लाइसिन और आर्जिनिन। साथ में मैंने आपको सिंपलेस्ट अमीनो एसिड भी बता दिया, दैट इज ग्लाइसिन। तो बेसिक अमीनो एसिड कौन सा हो गया? क्वेश्चन में देख लो, लाइसिन। ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाता है। आगे किसी क्वेश्चन में हम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल भी पढ़ेंगे, तो वहाँ से वो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटीन एंड कोकीन आर, क्या ये पेप्टाइड्स हैं, टैनिन्स हैं, एल्केलॉइड्स हैं या फिर रेजिन है? ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है? ये है सेकेंडरी मेटाबोलाइट से।
कहाँ से? सेकेंडरी मेटाबोलाइट से। और ये बहुत बार हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब ये पूरी डिटेल में पढ़ लेते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं एसेंशियल ऑयल। आपके एनसीईआरटी में पूरा टेबल दिया गया है इसका। एसेंशियल ऑयल कौन कौन से हमारे पास? लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है, ये एसेंशियल ऑयल की कैटेगरी में आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, ठीक है। फिर हमारे पिगमेंट्स तो आप इजीली पहचान लेंगे, जैसे हमारे कैरोटीनॉइड्स हैं, एंथोसाइनिन है, ठीक है। तो ये है हमारे पिगमेंट्स। फिर आते हैं हमारे ड्रग्स में आते हैं हमारा विनब्लास्टिन और कुर्क्यूमिन, ठीक है। ब्लास्टिन जो है वो एंटी कैंसरस है और कुर्क्यूमिन है वो एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एल्केलॉइड्स कौन कौन से हैं? मॉर्फिन है, कोडीन है, ठीक है। दीज आर एल्केलॉइड्स जो एज अ पेन किलर और एज अ कफ सिरप भी काम करते हैं। देन टर्पिनॉइड्स, ठीक है, ये पहचानना भी इजी है, जैसे नाम में ही है, मोनोटर्पीन्स एंड डाइटर्पीन्स। देन lectins, which is concanavalin A, ठीक है, ये लेक्टिन है। एंड टॉक्सिन में आ गए हमारे राइसिन एंड एब्रिन, ठीक है। एक और रहता है लास्ट में जो है हमारे पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे रबर है, गम है, सेल्यूलोज है। तो ये पूरा टेबल एज अ टेबल आपको लर्न करना है। एसेंशियल ऑयल कौन से हैं, पिगमेंट्स कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में कुछ भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। अब देखो, हैं तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो कोई प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी होंगे। तो अब हम देखेंगे कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए, जीवन को चलने के लिए नेसेसरी है, यानी कि हमें चाहिए ही चाहिए। जबकि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, अगर होंगे तब भी ठीक है, नहीं होंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स यूनिवर्सल होते हैं और ये यूनिक होते हैं, ठीक है, सब में नहीं पाए जाएंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मेनली हमें प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, जो हमने नीचे सारे पढ़े। अब एग्जाम्पल क्या क्या है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के, वो देख लेते हैं। ग्लूकोज जरूरी है हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए, ठीक है। क्लोरोफिल भी प्राइमरी मेटाबोलाइट है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की ये सारे एग्जांपल्स हैं जो हमने नीचे पढ़ लिए, ठीक है। तो दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, निकोटीन एंड कोकीन ये क्या है। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन में लिखा या नहीं लिखा है ये देखेंगे पहले। ओके, हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। मॉर्फिन, कोडीन, साथ में निकोटीन और कोकीन ये ऐड कर लेना। ये क्या है, हमारे एल्केलॉइड्स हैं। ऑप्शन सी यहाँ से हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे अबंडेंट केमिकल क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा? प्रोटीन है, पानी है, शुगर है, न्यूक्लिक एसिड है। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है क्या? वाटर। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है? पानी होता है। लगभग एक जो सेल होती है उसमें 70 to 90% पानी ही होता है एक लिविंग सेल में, ठीक है। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने होते हैं? मैं एक लिविंग सेल की बात कर रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स कितने होंगे? लगभग 2 से 3%, ठीक है। फैट्स कितना देखने को मिलेगा? 1 to 2%। प्रोटीन
10 to 15%, ठीक है। फिर है क्या न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड होते हैं लगभग 5 to 7%, DNA और RNA बाकी आयन्स होंगे लगभग 1%। क्लियर होगी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड, इनमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? यूरिडीन है, एडिनाइलिक एसिड है, ग्वानिन है या फिर ग्वानोसिन है। अब देखो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड इनमें कंफ्यूजन अराइज होती है, तो पहले हम समझेंगे न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, देन हम समझेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड बनता कैसे है? न्यूक्लियोसाइड बनता है हमारा पेंटोज शुगर, जो हमारी पेंटोज शुगर है, राइबोज ले लो या फिर डिऑक्सी राइबोज ले लो, प्लस हमारा नाइट्रोजनस बेस, चाहे प्यूरिन है या फिर पिरिमिडिन है, इन दोनों को मिलाकर बनता है न्यूक्लियोसाइड। एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे हम। पेंटोज शुगर जैसे मैंने ले ली राइबोज ले ली, नाइट्रोजन बेस मैंने ले लिया एडेनाइन। अब इससे क्या बना? न्यूक्लियोसाइड बना, और उस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या है? एडिनोसिन। क्या है? एडिनोसिन है। अब अगर इसी तरह से एडेनाइन की जगह पर ग्वानिन हो तो बनेगा ग्वानोसिन, साइटोसिन होगा तो बनेगा साइटिडीन, ठीक है, यूरेसिल होगा तो बनेगा यूरिडीन। तो इस तरह से बनते हैं हमारे न्यूक्लियोसाइड्स। अब अगर हमें बनाना है न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड के लिए हमें क्या चाहिए? एक हमें चाहिए न्यूक्लियोसाइड में क्या आ गया? पेंटोज शुगर भी आ गई, नाइट्रोजन बेस भी आ गया, साथ में हमें यहाँ पर चाहिए होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, तब बनता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। यानी कि न्यूक्लियोसाइड के साथ में फॉस्फेट ग्रुप भी हो तब बनेगा हमारा क्या? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से अगेन। अब देखो फिर से वैसे ही राइबोज प्लस नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस का नाम लिख देते हैं ना, ऐसे क्यों लिखेंगे? एडेनिन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एडेनिन प्लस फॉस्फेट, ठीक है। क्या बना? ये बना हमारा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम एडिनाइलिक एसिड या फिर एडिनाइलेट भी बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा क्या? न्यूक्लियोटाइड। उस तरह से अगर मैंने एडिनाइन की जगह पर ले लिया ग्वानोसिन तो बनेगा गोनाइलिक एसिड। क्या बनेगा? गोनाइलिक एसिड, ठीक है। अगर मैंने ले लिया साइटोसिन तो बनेगा साइटिडाइलिक एसिड या फिर साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। अगर मैंने ले लिया यहाँ पर यूरासिल, ठीक है, यूरासिल ले लिया तो बनेगा यूरिडाइलिक एसिड या फिर यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स जो हैं वो बनते हैं हमारे। ठीक होगी बात। अब राइबोज हमने ले लिया किस केस में? आरएनए के केस में। और जो हमारा डीएनए होता है वहां पर हमारा आता है थाइमीन, ठीक है। तो अगर थाइमीन हो, क्योंकि हमें पता डीएनए में थाइमीन होगा, ओके, अगर हम बात करें थाइमीन की तो थाइमीन किस शुगर के साथ जुड़ेगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर प्लस थाइमीन प्लस फॉस्फेट क्या बनाएगा हमारा? ये बनाएगा डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड या फिर डीऑक्सी थाइमिडीन या फिर डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो, अब देखो क्वेश्चन क्या था हमारा। ओके, न्यूक्लियोटाइड पूछा है हमसे। न्यूक्लियोटाइड यानी कि पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजन बेस है, साथ में फॉस्फेट भी है। तो ये है हमारा एडिनाइलिक एसिड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास
एमिनो एसिड्स का। तो टोटल कितने अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास? टोटल हैं 20 अमीनो एसिड्स, ठीक है, 20 अमीनो एसिड्स, जिनको हम मैजिक 20 भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे किसी टेट एग्जाम में ही आया था मेडिकल के। मैजिक 20 भी हम इन अमीनो एसिड्स को बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ एसेंशियल हैं, कुछ नॉन एसेंशियल हैं और कुछ सेमी एसेंशियल हैं, ठीक होगी बात। मेन हम अगर एसेंशियल याद कर लेंगे तो बाकी फिर हमारे पास हो जाएंगे। सबसे पहले हम याद करेंगे जो हमारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं उनको। सबसे पहले हमारे पास फिनाइल एलानिन, वैलीन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन और ल्यूसिन। ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक है पीवीटी टिम हॉल, ठीक है, पीवीटी टिम हॉल, ये है हमारे पास 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब इसमें से कुछ सेमी एसेंशियल भी हैं जिनको सेमी इंडिस्पेंसेबल भी बोलते हैं, वो है हमारा आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ठीक है। आर्जिनिन और हिस्टिडीन, अगर आपको क्वेश्चन में सेमी एसेंशियल पूछा गया है तो आप इन दोनों को टिक करेंगे, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। कई बार आपको एसेंशियल पूछे गए हैं और इनमें से कोई ऑप्शन में हो तो ये आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। इस तरह ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया एसेंशियल अमीनो एसिड ग्लाइसिन, सीरीन, एस्पार्टिक एसिड, फिनाइल एलानिन, तो फिनाइल एलानिन हमारा एसेंशियल है, ये सारे हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ठीक होगी बात। क्योंकि हमें एमसीक्यू ही आएगा तो आप एक याद कर लो तो आपको नॉन एसेंशियल लर्न करने की जरूरत फिर नहीं रहेगी, ठीक होगी बात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल है इनसॉल्युबल है पानी में, ठीक है। क्योंकि जैसे ही अगर ऑयल की कोई ड्रॉप है पानी के ऊपर पड़ती है तो वो पानी के साथ घुलेगी नहीं, वो पानी से अलग रहेगी। रीज़न क्या है? क्योंकि लिपिड्स हाइड्रोफिलिक हैं, हाइड्रोफोबिक हैं, न्यूट्रल हैं, ज्विटराइंस हैं। हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब वाटर लविंग, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से दूर रहेंगे। तो लिपिड मॉलिक्यूल जो है पानी से दूर रहेंगे बिकॉज दीज आर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ। अब ग्लाइकोजन है किसका पॉलीमर है? गैलेक्टोज का, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का या फिर सुक्रोज का? ग्लाइकोजन जो है ये पॉलीमर है ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स मिलकर बनाती हैं ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होता है ये ब्रांच्ड होता है, इसमें ब्रांचिंग होगी। इस वजह से इसमें दो तरह की लिंकेज हमें देखने को मिलेगी। एक हमें देखने को मिलेगी अल्फा 1,4 लिंकेज, ठीक है, स्ट्रेट पार्ट में, और जहां पर ब्रांचिंग होगी वहां पे हमें देखने को मिलेगी अल्फा 1,6 लिंकेज, ठीक है। क्योंकि ब्रांच स्ट्रक्चर होता है ग्लाइकोजन का, इस वजह से इसमें दो तरह की हमें लिंकेज देखने को मिलती है। और हमें पता है ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन इज द एनिमल स्टार्च, ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, आरएनए डज नॉट पोजेस। आरएनए में इनमें से क्या नहीं होगा? यूरेसिल है, थाइमीन है, एडेनाइन है, साइटोसिन है। अब हमें क्लियरली पता है डीएनए में कौन से बेसिस होते हैं और आरएनए में कौन से बेसिस होते हैं, ठीक है। डीएनए में होते हैं हमारे पास एडेनाइन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, ठीक है। इसमें होगा हमारे पास इस तरह से
ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। डीएनए में एडेनाइन के साथ थाइमिन और यहाँ पर थाइमिन की जगह पे यूरेसिल। तो आरएनए में कौन सा बेस नहीं होगा? आरएनए में थाइमिन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम, किसी भी एंजाइम का जो प्रोटीन पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को फैक्टर या फिर को एंजाइम। किसी भी एंजाइम का जो प्रोटीन पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। जबकि जो को एंजाइम है वो होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ एन एंजाइम इन अ रिएक्शन इज टू, एंजाइम का क्या काम होता है किसी भी रिएक्शन में? क्या एक्टिवेशन एनर्जी को लो करना, ठीक है, उसको इंक्रीज करना। एज एन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट काम करेगा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर किसी भी रिएक्शन में एंजाइम प्रेजेंट है तो उसका मतलब ये है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेगा, जिस वजह से जो रिएक्शन है वो फास्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। जैसे अभी मैंने आपको बताया सिंपलेस्ट एमिनो एसिड कौन सा है? सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है हमारा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन स्ट्रक्चर भी मैंने ऊपर आपको बताया था इसका। चलो चलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर। क्याजमेटा ऑब्जर्व्ड इन, हमें क्याजमेटा किस स्टेज में देखने को मिलता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन या फिर डिप्लोटीन। क्याजमेटा हैं क्या? क्याजमेटा आर एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो हमें क्लियरली देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? डिप्लोटीन में, ठीक है। डिप्लोटीन किसकी स्टेज है? डिप्लोटीन है प्रोफेज 1 की, इन मियोसिस, ठीक है। मियोसिस में प्रोफेज 1 की स्टेज है डिप्लोटीन, जहाँ पे हमें क्याजमेटा देखने को मिलते हैं। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनके बीच में हमें, जैसे ये है ना, दिस आर द होमोलोगस क्रोमोसोम, तो उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर, दिस इज एक्स, तो इसको हम बोलते हैं क्याजमेटा। ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन। क्रॉसिंग ओवर क्या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होती है? किसी वाइब्लेंट के टू वाइब्लेंट्स में होती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स में होती है, फिर टू न्यूक्लियाई में होती है। अब देखो ये हमारा कोई भी क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाइब्लेंट। अब दो अलग अलग क्रोमोसोम है, इनको हम बोलते हैं दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। इसको मैंने फिल कर दिया, तो दिस इज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब इन दोनों के बीच में होती है क्रॉसिंग ओवर। इन दोनों के बीच में क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। यहाँ से इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें चला जाएगा और इसका इसमें चला जाएगा, जिस वजह से इनमें आ जाती है वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन आ जाती है। तो जो क्रॉसिंग ओवर है किसके बीच हुई? ये हुई टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, वाइब्लेंट के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है क्रॉसिंग ओवर। ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज द क्रोमोसोम्स अरेंज इन इक्वेटोरियल प्लेट। अब ये जो चैप्टर है ये हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। हमने माइटोसिस की एक एक स्टेज देखी है, मियोसिस की एक एक स्टेज देखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, जो हमारा NCERT 10+1 की पूरी सीरीज़ है, उसमें हमने ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया है। साथ में PYQs भी हमने वहाँ पे देखे हैं, तो आप वो भी देख लेना। अब कौन सी स्टेज है जिसमें जो क्रोमोसोम है इक्वेटोरियल प्लेट में होते हैं? प्रोफेज है, एनाफेज है, मेटाफेज है, टेलोफेज है। तो आपको बिल्कुल क्लियरली याद होगा जो हमारा मेटाफेज होता है, ठीक है। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं इस तरह से इक्वेटोरियल प्लेट पर होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये होती है हमारी मेटाफेज। मेटाफेज, ओके। DNA रेप्लिकेशन आकर्स इन, बहुत ईजी क्वेश्चन, कई बार पूछ लिया गया है, तो इजीली आप आंसर मुझे दे सकते हैं। DNA रेप्लिकेशन किस स्टेज में होगी? इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है हमसे, ठीक है। जिसमें DNA की कॉपीज बनती हैं बहुत ज़्यादा, उसको हम बोलते हैं DNA रेप्लिकेशन। DNA से बहुत सारी DNA की कॉपीज बनती हैं। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि DNA से
डीएनए की कॉपीज यानी कि रेप्लिकेशन किस स्टेज में होगी, G1 में, S में, या फिर G2 में, या फिर G0 फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है किस स्टेज में बनेगा, जाइगोटीन में, लेप्टोटीन में, डाइकाइनेसिस में, पैकेटीन में। अगेन ये सारी मियोसिस 1 की स्टेजेस हैं। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है हमारी जाइगोटीन स्टेज में, ठीक है। और इस ही स्टेज में हमें साइनेप्सिस भी देखने को मिलती है। साइनेप्सिस होती क्या है, जहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। साइनेप्सिस स्टेज में होगी साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है, जिस वजह से सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स भी इस ही स्टेज में बनता है। साथ में ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ये डिसॉल्व किस स्टेज में होगा, ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है ये डिसॉल्व होता है हमारे डिप्लोटीन में, ठीक है, डिप्लोटीन स्टेज में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तब तक। क्वेश्चन स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज, क्वेश्चन स्टेज हम किस स्टेज को बोलते हैं, M यानी कि मेटाफेज, G2, G1 या फिर G0। G0 जो स्टेज है इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन स्टेज। इस स्टेज में जो सेल है वो ग्रो नहीं करती है, ठीक है। सेल डू नॉट ग्रो इन दिस स्टेज, बट यहां से क्वेश्चन आता है, बट सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, ठीक है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है G0 स्टेज में, बट ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं ये एज अ रिजर्व सेल्स काम करेंगे, यानी कि जब इनकी ज़रूरत होगी तब इनका यूज़ किया जाएगा, तब तक ये जो सेल्स हैं वो इस ही स्टेज में रहती हैं। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग विच स्टेज, स्पिंडल फाइबर्स हैं काइनेटोकोर से किस स्टेज में अटैच होते हैं। हम देखो समझ लो, ये है क्रोमेटिड और ये हैं एस्टर रेस, ठीक है। These are spindle fibers, or you can say the chromosomal fibers. यहाँ पर एक काइनेटोकोर, this is the काइनेटोकोर and these are the spindle fibers. ये स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से किस स्टेज में अटैच होते हैं, मेटाफेज में, ठीक है। मेटाफेज में जब सारे ही क्रोमेटिड्स इक्वेटोरियल प्लेट्स पर आ जाते हैं तब ये अटैच होते हैं काइनेटोकोर से। बिल्कुल क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, अभी मैंने पढ़ा दिया कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है बनेगा तो जाइगोटीन में, बट ये डिसॉल्व किस स्टेज में होगा, डिसॉल्व होता है ये डिप्लोटीन स्टेज में। कौन सी, डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो है हमारा, एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज। रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो रिकॉम्बिनेशन में मदद करेगा, रिकॉम्बिनेशन कब होगी, रिकॉम्बिनेशन होती है क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर। क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होती है, हमारी पैकेटीन में। पैकेटीन में ऑप्शन ए इसलिए यहाँ से सही हो जाता है। ईस्ट कंप्लीट सेल साइकिल इन, जो ईस्ट है सेल साइकिल, पूरा सेल साइकिल जिसमें सारे स्टेजेस आएंगी, G1, S, G2, तो कितने टाइम में सेल साइकिल को कंप्लीट कर लेगा ईस्ट, 90 मिनट्स में। कितने, 90 मिनट्स में। जबकि जो हमारी ह्यूमन सेल है उसको डिवाइड होने में कितना टाइम लगेगा, 24 आवर्स। ह्यूमन सेल को 24 आवर्स लगते हैं, जबकि ईस्ट सेल है अपना सेल साइकिल 90 मिनट में ही कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने दोनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी तो सब्सक्राइब कर दो। आप हमारे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।